गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की। चीन ने HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम का पहला सार्वजनिक लाइव परीक्षण किया है। चीन ने HQ-20 के लाइव फायर टेस्ट का फुटेज भी जारी किया है। चीन ने बताया कि 11 नवंबर को वायुसेना की वर्षगांठ पर HQ-20 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का टेस्ट किया गया है। इसमें कैनिस्टर की ऊंचाई से लेकर इंटरसेप्टर रिलीज का क्रम दिखाया गया है। यह 8 सेल लॉन्चर लेआउट और चीन के रक्षा नेटवर्क में प्रणाली की स्थिति को दिखाता है। इसे HQ-16 और HQ-22A के बीच मध्यम से उच्च मध्यम दूरी को भरने के लिए लाया गया है। आर्मी रिकॉग्नाइज की रिपोर्ट कहती है कि HQ-20 का प्रदर्शन चीनी वायु रक्षा नेटवर्क के चल रहे आधुनिकीकरण का हिस्सा है। जमीनी रडार, वायुसेना के इंटरसेप्टर, हवाई पूर्व चेतावनी विमानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के संयोजन पर आधारित है। पिछली परेड में HQ-20 को जमीनी संरचना के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। नवंबर के वीडियो में प्रशिक्षण गतिविधियों में इसके सक्रिय उपयोग की पुष्टि करते हुए पूर्ण प्रक्षेपण चक्र को दिखाया गया। HQ-20 से पहले ही चीनी वायु रक्षा प्रणालियों में HQ-2, HQ-61, HQ-12 और HQ-16 शामिल है। HQ-20 बैटरी मोबाइल ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर लॉन्चर, TEL रडार वाहनों और कमांड तत्वों के इर्द गिर्द संरचित प्रतीत होती है, जो मिलकर एक पूर्ण फायरिंग यूनिट बनाती है। प्रत्येक लॉन्चर एक भारी पहिएदार चेसिस पर लगा होता है, जिसे आमतौर पर 8x8 उच्च गतिशीलता वाहन बताया गया है। HQ-20 वाहन को घुमाए बिना किसी भी दिशा में फायर करने में सक्षम है। ये कई दिशा से आ रहे विमानों, हेलीकॉप्टरों, मानव रहित हवाई वाहनों और क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है। इस प्रणाली से जुड़े रडार घटकों में 1 मीटर तरंग पूर्व चेतावनी रडार शामिल है, जो अक्सर लंबी दूरी पर कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले लक्ष्यों का पता लगाने के लिए JY-27 प्रकार के सेंसर से जुड़ा होता है। HQ-20 का प्रदर्शन डेटा मध्यम से ऊपरी मध्यम दूरी के बैंड में बढ़ी हुई फायर घनत्व, बेहतर कवरेज और कम प्रतिक्रिया समय पर केंद्रित अवधारणा को दर्शाता है। 8 मिसाइलों वाले लॉन्चर पहले ही 6 राउंड सिस्टम जैसे कि HQ-16 लॉन्चर की तुलना में रेडी टू फायर क्षमता को बढ़ाता है। चीन ने HQ-20 को लघु और दीर्घ दूरी के इंटरसेप्टरों के बीच तैनात किया गया है। इसे एक ऐसी संरचना में एकीकृत किया गया है। HQ-20 चीनी वायु सेना की भूमि आधारित इकाइयों और भूमि आधारित वायु रक्षा रेजिमेंटों के साथ संबंध है, जो स्थिर स्थल सुरक्षा और मोबाइल संचालन का समर्थन करता है। नवंबर 2025 का प्रक्षेपण इस बात की पुष्टि करता है कि HQ-20 इस वितरित संरचना के अंतर्गत कार्य कर रहा है। वो एक व्यापक रक्षात्मक व्यवस्था में योगदान देता है, जिसका उद्देश्य हवाई और मिसाइल खतरों के बढ़ते दायरे से निपटना है। ये बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव का सीधा असर दोनों देशों के व्यापार पर हो रहा है। व्यापार प्रभावित होने पर काबुल ने उस ट्रेड रूट की ओर रुख किया है जो इस्लामाबाद पर उसकी निर्भरता को कम करते हैं। उसके नए मार्ग ईरान और मध्य एशिया से होकर गुजरते हैं। इससे अफगान तालिबान की सरकार को फ़ायदा हो रहा है। खासतौर पर भारत की मदद से चाबार पोर्ट का रास्ता अफगान तालिबान के काम आ रहा है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर निर्भरता कम करने की कोशिशों पर प्रकाश डाला है। जाने मीडिया आउटलेट अरियाना न्यूज़ ने रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल सलाम जावेद अखुनजादा ने दावा किया कि पिछले 6 महीने में ईरान के साथ काबुल का व्यापार $1.6 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पाकिस्तान के साथ हुए $1.1 बिलियन के व्यापार से कई अधिक है। अखुनजादा ने कहा कि चाबार पोर्ट ने उनके देश की मुश्किल आसान कर दी है। दक्षिण पूर्वी ईरान स्थित इस बंदरगाह को भारत ने डेवलप किया है, इससे व्यापारियों को आसानी हो रही है। उनका सामान समय पर बिना किसी दिक्कत के पहुंच रहा है। ट्रेडर्स का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्हें यकीन हो चला कि अब सीमा पर लगे बैन का उन पर असर नहीं पड़ेगा। IANS ने पहले बताया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए तालिबान सरकार नए ट्रेड रूट तलाश रही है। हालिया हमलों के बाद दोनों ओर के व्यापारियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान संयुक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष खान जान अलकोजई ने पाहजबोक अफगान न्यूज़ को बताया कि आवागमन बाधित होने से दोनों ओर के पक्षों को प्रतिदिन $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ओलोकोजोई ने बताया कि पहले रोज 2000 वाहन आते जाते थे, लेकिन ये मार्ग कई हफ्तों से बंद है, जिससे सबसे ज़्यादा फलों और सब्जियों के व्यापारियों को नुकसान पहुंच रहा है। ये मार्ग ऐसे समय में बंद हुए जब अफगानिस्तान की कृषि संबंधी निर्यात में काफ़ी सकारात्मक रुझान दिखे थे। पिस्ता, बादाम, किशमिश, खुबानी और अखरोट की बिक्री से देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी लाभ पहुंच रहा था। ये बात के चीनी इलेक्ट्रिक बसों की। अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II में किल स्विच को लेकर भी बहस थमी भी नहीं थी कि यूरोप की एक नई चिंता सताने लगी है। क्या यूरोप के कई शहरों में चलने वाली चीनी इलेक्ट्रिक बसों में भी ऐसा ही किल स्विच लगा है, जिसे बीजिंग उन्हें दूर से निष्क्रिय कर सकता है? पिछले महीने डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे सहित कई यूरोपीय देशों में इस बात की जांच शुरू की कि क्या बीजिंग यूरोपीय सड़कों पर चल रही सैकड़ों
चीनी इलेक्ट्रिक बसों को रोक सकता है। इन यूरोपीय देशों के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीनी बसों को लेकर जांच शुरू कर दी है, जो सबसे ज़्यादा चीनी इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करता है। ब्रिटेन ने चीनी इलेक्ट्रिक बस निर्माता यूटोंग के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूके के परिवहन विभाग डीएफटी के अधिकारी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के एनसीएससी के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यूटोंग यूके में अपनी बसों के कंट्रोल सिस्टम का दूर से ही सॉफ्टवेयर अपडेट और डायग्नोस्टिक कर सकता है। यूके में करीब 700 से ज़्यादा चीनी कंपनी यूटोंग की बसें चल रही है, जिनका उपयोग स्टेज कोच और फर्स्ट बस जैसे जाने माने समूह करते हैं। माना जाता है कि इन दोनों कंपनियों के पास अकेले 200 से ज़्यादा बसें हैं। फिलहाल ये कंपनी लंदन के बाजार में विस्तार करने की कोशिश भी कर रही है। उसने एक नया डबल डेकर इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया है, जिसे ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन TfL के स्टैंडर्ड के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। इस बीच स्थानीय ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट रीजन कैनबरा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यूटोंग बसों के मामले में भी इस तरह की जांच शुरू की है। दूसरी तरफ रिपोर्ट है कि इसराइल ने कथित तौर पर सीनियर IDF अधिकारी को दी गई चीनी इलेक्ट्रिक कारों को जब्त करना शुरू कर दिया। इसराइल को जासूसी डेटा लीक और चीनी सरकार तक संभावित डेटा के पहुंच से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों की आशंका है। यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नॉर्वे की तरफ की गई इसी तरह की जांच के बाद नई जांच शुरू की गई है। नॉर्वे की जांच में पाया गया कि चीनी कंपनी यूटोंग अपनी मर्जी से बसों को रोक सकता है या उन्हें कभी भी निष्क्रिय कर सकता है। नॉर्वे की जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया है? ऑस्लो में चल रही यूटोंग इलेक्ट्रिक बसों में जो जांच की गई उसमें पाया गया कि बसों की बैटरी और पावर मैनेजमेंट सिस्टम पर रिमोट एक्सेस मौजूद है। ये एक्सेस ओवर द एयर OTA अपडेट सुविधा के नाम पर दिया गया है, जो वाहन को रिमोट शटडाउन की क्षमता प्रदान कर सकती है। नॉर्वे के ट्रांसपोर्ट संस्था रूटर ने कहा कि अभी तक यूटोंग ने कभी बसों को बंद करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन बसों में दूर से बंद करने की क्षमता मौजूद है और जोखिम वास्तविक है। हालांकि सिम कार्ड हटाकर इस खतरे को कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से बसों के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया जा सकता, जिससे बसों की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। चीनी कंपनी यूटोंग ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी के ब्रिटिश वेंडर पोलिशियन बस एंड कोच और ऑस्ट्रेलियाई वेंडर VDI ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि OTA तकनीक मौजूद तो है, लेकिन वास्तविक अपडेट रिमोटली नहीं बल्कि ग्राहक की इजाज़त के बाद फिजिकल लोकेशन पर किए जाते हैं। यूटोंग का कहना है कि रिमोट सिस्टम सिर्फ कंफर्ट संबंधी फीचर जैसे AC तक सीमित है, न कि ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, एक्सेलरेशन जैसे फंक्शन तक। कंपनी ने यह भी कहा है कि यह डेटा सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करती है, लेकिन यूरोपीय सरकार ने जांच तेज कर दी है। आइए हम बात करें बम ब्लास्ट की। श्रीनगर के नौगाम थाने में गत देर रात हुए शक्तिशाली धमाके में एक नायब तहसीलदार, एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार घायलों में शॉक से कई की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। मृतकों में कुपवाड़ा के निवासी राज्य जांच एजेंसी SIA के इंस्पेक्टर असरार अहमद एवं बड़गाम जिले के सोईबुद्ध क्षेत्र से संबंध नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद शामिल है। इसके अलावा एक स्थानीय दर्जी की भी मौत हो गई है। धमाके के समय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL के कई अधिकारी और कर्मचारी भी घटनास्थल पर मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि धमाका तब हुआ जब एक जब्त किया गया विस्फोटक, जिसके अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, थाने के भीतर फट गया। मरने वालों में अधिकतर पुलिसकर्मी एवं FSL के सदस्य हैं। कई सब बुरी तरह से जल गए, जिनकी पहचान की प्रक्रिया जारी है। घायल लोगों को इलाज के लिए सेना के 92 बेस अस्पताल सौरा स्थित शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान स्किम्स एवं एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अधिकारी के अनुसार उक्त विस्फोटक हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था। हालांकि उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर पुलिस एवं फरीदाबाद पुलिस द्वारा डॉक्टरों के कथित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किए जाने के उपरांत ये विस्फोटक जब्त किए गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका तब जोरदार था कि मृतकों के शरीर के कुछ हिस्से थाना परिसर से 100 से लेकर 200 मीटर की दूरी पर स्थित लोगों के घरों से मिले। जबरदस्त धमाके के कारण थाना परिसर में खड़े वाहनों की आग लगी, जिसे बुझाने के लिए फायर टेंडरों को लगाया गया। गौरतलब है कि नौगांव हाथसा लाल किले के पास हुई I-20 कार में धमाके कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। बाद में जांच में ड्राइवर की पहचान पुलवामा के डॉक्टर उमर उन नबी के तौर पर हुई थी, जिसके बारे में जांच करने वालों का कहना है कि उसका फरीदाबाद में हुई जब्ती से जुड़े उसी आतंक तंत्र से संबंध था। अधिकारियों के अनुसार नौगाम थाने में फटने वाले विस्फोटक का बड़ा जखीरा हरियाणा के फरीदाबाद से एक पिकअप ट्रक के माध्यम से छोटे बैगों में भरकर कश्मीर लाया गया था। तो दुर्घटना के समय विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की जा रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच प्रक्रिया उस आतंकवादी मॉड्यूल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने का हिस्सा थी, जो भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था। उन्होंने कहा कि विस्फोटकों को 9 व 10 नवंबर को छापामारी के दौरान फरीदाबाद से जब्त किया गया था। बाद में पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कश्मीर लाया गया। वहीं नौगाम तक विस्फोटकों को लाए जाने के पीछे के कारण पूछे जाने पर अधिकारियों ने कहा कि मूल मामला नौगाम थाने में दर्ज किए जाने के चलते कानूनी रूप से विस्फोटक उसी थाने की केस प्रॉपर्टी थे, जिस कारण विस्फोटकों को इतनी दूर ले जाया
Please do like, share, and subscribe this channel of my news, views, and analysis by Prakash.